वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया के एईडीयू पेपर के फुल लेंथ टेस्ट के सीरीज 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इन्वॉल्व है। ठीक है, इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे कि आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा, लेकिन अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो और आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट में सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ, मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, इसको मतलब, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए एक वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी बीच में मैं आपको इसमें भी कॉन्सेप्ट दूंगा, आप देखिएगा, आपको अगर मज़ा आएगा तो आप मुझे बोलिएगा, मैं आपके लिए एक नया वो वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4,000 रुपये के मूलधन पर 5% वार्षिक दर की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको पता होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जब 2 वर्ष का कंडीशन हो और उसका अंतर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है PR² अपॉन 100²। ठीक है, जहाँ P मूलधन है, R जो है रेट है, और 100 को तो आप पता ही। तो P की जगह पे आप 4,000, ठीक है, इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 25, और अपॉन 100 इंटू 100 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 4 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 10 रुपये। ठीक है, आपका बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 का 8/5, क्या कि 8/5 गुना है 20, मतलब 160 रुपये हो गया। ठीक है, तो परसेंट लाभ बराबर, आप जानते हैं क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य गुने 100। ठीक, ये होता है। तो विक्रय मूल्य 160 माइनस 100, तो 60 हो जाएगा, 160 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100। आप देखिए 60% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या है? ठीक है, तो इससे पहले उसने 18 पारी खेली होगी, तो मान लेते हैं कि उसकी 18 पारियों का औसत कितना है, x। ठीक है, तो अब हम अगर ये देखें कि तो 18 पारियों का औसत x है, तो 18 पारी तक टोटल रन कितना था? 18 पारी तक टोटल रन कितना था? 18x हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 18x प्लस 78 19वीं पारी में रन बनाया डिवाइडेड बाय 19 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? उसका औसत 2 रन कम हो जाता है, तो 18 पारियों तक औसत x था -2। इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, तो 18x प्लस 78 इक्वल्स टू 90x माइनस 38, तो x इक्वल्स टू आपका निकल आएगा, इधर लाइएगा तो जोड़ना पड़ेगा, 8 8 16, 7 3 10 1 11। ठीक है, तो 8 8 16 116 हो गया। तो और उसके बाद क्या होता है, तो 19वीं, तो 18 पारी तक इसका औसत क्या हो गया? 116। ठीक है, 19वीं पारी का तो उसका औसत क्या होगा? क्योंकि 2 रन कम हो जाता है, तो 116 माइनस 2 114 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 800 और 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये का मुनाफा हो तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा? ठीक है, देखिए क्या इनका कंट्रीब्यूशन का रेशियो है 600 इंटू 800 इंटू 1000। ठीक है, ये गया, ये अब ऐसा हो गया। ठीक है ना, इसको अगर छोटा कर दे, 2 से तीनों काट दे, तो 3:4:5 हो जाएगा। ठीक है, मुनाफा कितना है? 480। तो किसका पूछ रहा है वो? पहले व्यक्ति का। तो पहले व्यक्ति का क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई 5 4 9 3 12 गुने 480, 40 इक्वल्स टू 120 रुपया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c
के मूल क्रमशः अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा डॉट बीटा का मान कितना है। ठीक है, तो आपको पता है इस समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में इक्वल्स टू 0 में जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, ये और ये का डिवीज़न। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है सी बाई ए। ठीक है, तो अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा है, तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए इंटू सी बाई ए, माइनस बी बाई सी हो जाएगा आपका आंसर सी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के घनों का योग क्या है। देखिए ये तो फॉर्मूला आप जानते ही होंगे कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगी, 0 से शुरू होगी, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह करके 9 तक आपके 10 संख्या होंगी। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो प्रथम 10 संख्याओं के घनों का योग कितना है, ये इसका फॉर्मूला आपको पता है, लगातार इसका होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये तो आपको पता है। n जहाँ पे नंबर है तो ये तो 0 को आप हटा दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक 9 नंबर हो गए, तो 9 इंटू 10 अपॉन 2 का होल स्क्वायर 5 मतलब 45 का होल स्क्वायर मतलब 2025 आपका ए आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 11 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 है तो छठी संख्या क्या है। ठीक है, तो प्रथम 6 संख्याओं का औसत है, प्रथम 6 का औसत है मतलब का योग होगा 32 गुने 6 इक्वल्स टू 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 1 19 192, और अंतिम 6 का कितना हो जाएगा, अंतिम 6 का 37 गुने 6 अपॉन 6, 37 गुने 6 इक्वल टू 7 छक 42 का 2 हाथ में 4 और 6 तिया 18 4 22 222। ठीक है, तो और 35 और इनका औसत कितना है 11, 35 इसका इनका जो योग हो जाएगा 11 संख्याओं का योग कितना है, टोटल 11 संख्याओं का योग कितना होगा 35 गुने 11, तो हो जाएगा 35 और 35 5 5 3 8 और 3 385। ठीक है, तो बस कुछ नहीं 385 माइनस 192 प्लस 222 कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा आंसर। एक मिनट में बता रहा हूँ आपको। क्या हो जाएगा 32 गुने 6 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 1 19 और 37 गुने 6 हो जाएगा आपका कितना 7 छक 42 का 2 हाथ में चेका 4 और 3 6 तिया 18 7 छक 42 का 2 4 और 6 तिया 18 4 22 222। ठीक है, इसको आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 2 2 4 9 2 11 और 2 1 3 1 4 414। ठीक है, 414 हो गया इन दोनों का योग, तो 414 और इसमें माइनस हो जाएगा 35 गुने 11 35 गुने 11 35 35 5 5 3 8 और 385 माइनस हो जाएगा, तो 14 में से 5 किया 9, यहाँ हो जाएगा 10 में से हट गया 2 29 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए और 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या प्रतिशत क्या है। ठीक है, प्रतिशत को हम लोग 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो 100 में 34 फेल हुए गणित में, 100 में 42 फेल हुए अंग्रेजी में और 20 दोनों में फेल हुए, तो पास कितने हुए। ठीक है, तो अगर आपने वेन डायग्राम पढ़ा होगा तो ये देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, ये पूरे 100 का ये कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है
कि जो मैथ्स में फेल हुए हैं 34, मैथ्स में कितने फेल हुए हैं, ये जो मैथ्स गणित वाले हैं ये कितने हैं 34, ठीक है। और जो इंग्लिश वाले हैं ये कितने हैं 42, ठीक है। तो ये आपके इन दोनों में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि 34 और 42 को अगर हम लोग जोड़ देंगे, 4 2 6 और 4 3 7, तो ये वाला एरिया जो है जिसमें 20 लोग दोनों में फेल हुए हैं, ये इसमें भी ऐड हो जा रहे हैं और इसमें भी ऐड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट ये नंबर निकालेगी कितने लोग टोटल फेल हुए हैं। ये 20 दो बार जुड़ गया तो इसमें एक बार माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 56 लोग सब सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए हैं, तो 100 माइनस 56 इक्वल्स टू 44, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने मूलधन का 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो धन मान लीजिए P है, ठीक है। अब साधारण ब्याज की दर से 5 धन में अपने मूलधन का 3 गुना हो जाता, 3/2 गुना हो जाता है। तो उसका जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है 3/2 P। तो इंटरेस्ट कितना होगा, ब्याज कितना हो जाएगा, अमाउंट मतलब माइनस P, ठीक है। तो 3/2 P माइनस P हो जाएगा इक्वल्स टू P/2। ये क्या हो गया, ब्याज हो गया, ये क्या है ब्याज, ठीक है। अब देखिए, अब हम जानते हैं साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर P इंटू टी, टाइम कितना है 5 वर्ष, इंटू आर निकालना है हमको बाई 100, PTR/100 आपको पता है फॉर्मूला। ये कट गया, ये 20 बार में कट गया और ये 10 बार में कट गया। तो आर बराबर 10% आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, ठीक है। तो मान लीजिए ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो मतलब 12 दिन में ए जो है 12 दिन में एक काम कर सकता है। तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 1/12। अब बी जो इससे 60% अधिक सक्षम है, तो ये अगर एक कर पाएगा तो ये 1.6 कर पाएगा, 60% अधिक सक्षम है तो एक दिन में, ठीक है। अब बस क्या करना, ए तथा बी दोनों मिलके किस कार्य को कितना कर पाएंगे, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू हो जाएगा 1/12 प्लस 1.6/12 कितना हो जाएगा 2.6/12। तो दोनों मिल के कितना, मतलब एक दिन में ये दोनों मिल के 2.6/12 काम कर पाएंगे। तो टोटल इनको काम करने में टाइम खर्च होगा 12/2.6। इसको ऊपर ले जाएंगे, ये 13 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो 60/13, 60 से डिवाइड करेंगे तो 13 चौक 52, 8 हो जाएगा 8/13, 4 होल नंबर 8/13 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि चीनी की कीमतों में 25% वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में, एक मिनट, 25% वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थ की चीनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसकी चीनी का खर्च ना बढ़े, ठीक है। मान लीजिए चीनी पहले 100 रुपये में 1 किलो मिलता था, ठीक है। तो अब कितना मिलेगा, 125 रुपये में 1 किलो मिलेगा, लेकिन उसको अपना जो है 100 ही रुपया खर्च करना है। मान लीजिए एक बात कह रहे हैं, तो पहले वो करता था 1 किलो खरीदता था, अब कितना, तो पहले 100 रुपये में 1 किलो खरीदता था, अब 100 रुपये में कितना खरीदाएगा, 100/125, है ना। देखिए मैं इसको थोड़ा तोड़ के दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। पहला तो क्लियर हो गया आपको कि 100 रुपये में 1 किलो आएगा। अब जब बढ़ गया दाम तो 125 रुपये में 1 किलो आ रहा है, 1 रुपया में 1/125 किलो आएगा। अब लेकिन इसको खर्च तो करना है 100 ही रुपया, तो 100 रुपये में कितना किलो आ जाएगा, 100/125 किलो, ठीक है। तो अपना खर्च में कितना कम किया, पहले 1 किलो ले रहा था, ठीक है, और अब कितना ले रहा है 100/125 किलो, ठीक है। तो कितना कमी कर दिया, ये कर दिया 25/125, 1/5 किलो वो कम कर दिया, मतलब 200 ग्राम ये
कम कर दिया। तो कितना कम, 200 ग्राम कम कर दिया, या 200 ग्राम नहीं भी 1/5 रखिए, तो टोटल कमी कितना हो कर दिया वो 200 ग्राम। मतलब 200 ग्राम डिवाइडेड बाय पहले 1 किलो खर्च करता था, ठीक है, गुने 100। तो 1 मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूँ। तो कितना वो हो जाएगा, 200 ग्राम वो कम कर दिया है, मतलब 20% वो कम कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी है। तो पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है, ठीक है, और दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी है। तो अगर तीसरी संख्या x है, तीसरी संख्या अगर x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि ये दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी है। अब पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 2 × 2x = 4x, ठीक है। अब कह रहा है इन तीनों का औसत 154 है, तो x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 2x प्लस x अपॉन 3 = 154, ठीक। तो 7x/3 = 154, ये 22 बार में हो जाएगा, 22 × 66, x = 66। तो तीसरी संख्या 66 हो गई, ठीक है। ये कितना हो गया 66 गुने, तो पहली संख्या क्या है ये पूछ रहा है। तो पहली संख्या 4x, तो 66 × 4 हो जाएगा। 6 चौक 24, हाथ में बचा 2, और 6 चौक 24 और 2 26, 264 हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि 2a = 3b = c 3c 4c, तो a:b c का रेशियो क्या है, ठीक है। लिखा है 2a = 3b = 4c, ठीक है। तो इसका रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो अगर आप इसको मान लीजिए 12 से डिवाइड कर देंगे, एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि इसका एलसीएम आप ले लीजिए, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 1, 3, 2। ये एलसीएम का 3 दूनी 6 दूनी 12, एलसीएम कितना हो गया इसका 12। बस अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 2a/12 = 3ab/12 = 4c/12, ठीक है। ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यही आपका रेशियो हो जाएगा 6:4:3, ठीक है। सिंपल सा था। PQR का अनुपात 2:5:7 है। यदि इनका योग 840 है, तो P और R के बीच का अंतर क्या है, ठीक है। तो अगर अनुपातिक राशि अगर x है, ठीक है, तो P कितना हो जाएगा 2x, Q हो जाएगा 5x और R हो जाएगा 7x, ठीक है। तो इनका योग 840 है, तो मतलब P + Q + R = 840, तो 5 2 7 7 14x = 840 है। तो x = 7 हो गए। तो P और R के बीच का अंतर कितना है, P कितना है 2x और R कितना है 7x। तो इन दोनों के बीच का अंतर 7x - 2x = 5x है, इक्वल टू 5 × 60 = 300 हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, 3 और 27 के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा। 3 × 27 का मतलब, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3/x = x/27 है, समझे। मध्यानुपाती ऐसे निकलता है। तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। अगर मध्यानुपाती अगर x है, तो 3/x = x/27 हो जाएगा। तो 3 × 27 = x² हो जाएगा, तो x = 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, पिता की आयु का उनके बेटे के आयु का अनुपात 5:3। पिता की आयु अगर x है, तो अनुपातिक राशि x मान लीजिए, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 5x और बेटी की आयु हो जाएगी 3x। उन आयु दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल 960 है। उनकी आयु दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल 960 है, मतलब 5x और 3x का गुणनफल 960 है। तो मतलब
इन दोनों का गुणनफल मतलब 5x इंटू 3x, तो मतलब 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 960 है। ठीक है, तो 15 छक 90 और 15 चौक 60, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 66 हो गया और x इक्वल्स टू 8 हो गया। तो पूछ रहा है उनकी तो पिता की आयु कितनी हो गई 5x इक्वल्स टू 40 और बेटी की आयु हो गई 8x इक्वल टू 24। तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 6 वर्ष बाद ये हो जाएंगे 46 और ये हो जाएंगे 30। ठीक, तो 23 दूनी 46 और 15, 23:15 आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि टी की आय उसकी बचत का 8 गुना है, ठीक है, तो उसका खर्च उसकी बचत से कितना गुना होगा? ठीक है, अगर उसका बचत जो है, मान लीजिए बचत जो है वो x है, तो उसकी आय कितनी हो जाएगी? 8 गुना है आय, तो 8x हो जाएगी। तो अब उसका खर्च कितना हो जाएगा? अगर बचत आय 8x है, उसमें से वो x बचा ले रहा है, तो वो खर्च कितना कर रहा है? 7x। तो उसका खर्च उसकी बचत से कितना गुना होगा? बस कुछ नहीं करना, अगर बचत x है तो खर्च 7x है, तो 7 गुना हो गया। क्वेश्चन ये है 2 क्यूब इज टू 8 5.06 इज टू 8 माइनस 4.06 इज टू एक्स, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये तो क्वेश्चन पूछा है ना। ठीक है, तो अगर इसको हम 2 क्यूब अपॉन 8 5.06 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4.06 अपॉन एक्स पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो 2 क्यूब अपॉन 8 5.06 इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 8 4.06 इंटू एक्स, ये तो लिख सकते हैं ना हम लोग, टोटल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, इसको अगर हम लोग चाहें तो 2 के पावर क्यूब लिख सकते हैं और उसके पावर 5.0x ये भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको भी 2 के पावर क्यूब 4.0, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे, घूम के आएंगे तब क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम में कैसे जल्दी सॉल्व करना है, क्वेश्चन में अटक जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इससे ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है हल्का सा, इसको बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 34 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं की लागत मूल्यों के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 34 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना? 38 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है। मान लीजिए एक वस्तु की लागत मूल्य जो है, लागत मूल्य कितनी है एक की? x है, तो 38 वस्तुओं की लागत मूल्य कितनी हो जाएगी? 38x। तो 64 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 38x। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 38x बाई 34। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? अभी आपको मैंने बताया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लागत मूल्य क्रय मूल्य हो गया अपॉन क्रय मूल्य। ठीक है, 34 वस्तु को विक्रय, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 38x बाई 34 माइनस क्रय मूल्य x अपॉन x इंटू 100, आपका यही हो गया। तो इसको अगर कर दीजिएगा तो 4x बाई 34 हो जाएगा इंटू x इंटू 100, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 17, तो 17 200 बाई 17, इसको इधर कर दीजिए, 17 एकम 17, 30 30 11 17 13, 11 होल नंबर 13 बाई 17%, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 12 पेन की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये ऊपर वाले के जैसा, कि एक व्यक्ति को 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो एक पेन का अगर एक विक्रय मूल्य अगर 1 रुपया है, तो 12 पेन का कितना हो जाएगा? 12 रुपया। और 60 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपया। तो 60 पेन बेचने पर मतलब 60 रुपया कमाने पर इसको 12 रुपये का फायदा हो रहा है, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जितना विक्रय मूल्य है और जितना फ़ायदा हो रहा है इन दोनों का घटा देंगे, मतलब 48 रुपये हो गया। 60 माइनस 12 कर तो 48 रुपये। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? लाभ इसका है 12, क्रय मूल्य है इसका 48 गुने 100 कर दीजिए, 12 चौक 48, 25% आंसर हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगा ना फ्रेंड्स तो आप बताइएगा, ठीक है।
मैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए अभी 20 मिनट में आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक व्यक्ति 18% की हानि के बजाय 12% हानि पर बेची जाती है तो उसकी विक्रय मूल्य 120 रुपये अधिक हो जाती है। इसकी लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि इसका लागत मूल्य x है, ठीक है, तो उसको अभी आप कितने बचे 18% हानि पे बेच रहे हैं, मतलब पहले कितने पे बेच रहे थे x माइनस 18% हानि पे, ठीक है। तो मतलब x का कितना हो जाएगा 82% हो जाएगा। अब पहले बेच रहे थे मतलब 0.82x, ठीक है, 18% हानि की वजह से। अब कितने पे बेच रहे हैं 12% हानि पे। अब कितने पे बेच रहे हैं x का 88%, मतलब 0.88x, ठीक है। उसकी विक्रय मूल्य 120 रुपये अधिक हो जाती है, मतलब 0.88x माइनस 0.82x बराबर 120 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। मतलब 0.06x बराबर 120 रुपया। यहाँ 100 नीचे कर देते हैं तो 20 मतलब x बराबर 2000 रुपया, मतलब लागत मूल्य 2000 रुपया है। बी आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है 100 संतरे, 1 मिनट रुकिए इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 100 संतरे 150 रुपये प्रति 100 के हिसाब से खरीदे गए और 1 दर्जन संतरे 24 रुपये में बेचे गए, इससे 1000 रुपये का फ़ायदा हुआ तो कितने संतरे खरीदे गए थे, ठीक है। 1 दर्जन संतरे कितने देखिए इन दोनों का ना सेम नंबर पे करने में इजी हो जाएगा मेरा क्वेश्चन, ठीक है। 1000 रुपये का फ़ायदा हुआ, मतलब 100 रुपये 100 प्रति 100 150 रुपये में 100 संतरे खरीदे गए, ठीक है, खरीदे गए। तो एक संतरे का प्राइस कितना हो गया 150 रुपये, मतलब सॉरी इसको उल्टा लिखे हम लोग, इसको 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए बस। इसको अगर हम लोग उल्टा लिखें कि 100 रुपये में 100 रुपये में सॉरी 100 संतरे 150 रुपये में ख़रीद रहे हैं तो एक संतरे का प्राइस कितना हो गया 1.5 रुपये, ठीक है। और 1 दर्जन संतरे 24 रुपये में बेचे गए, मतलब 12 ये खरीदने का हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। अब बात करेंगे विक्रय मूल्य के बारे में, ठीक है। 12 संतरे कितने में बेचे गए 24 रुपये में, तो एक संतरे का दाम कितना हो गया 24/12 मतलब 2 रुपये, ठीक है। तो लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया 50 पैसे का, इतने का लाभ हुआ। टोटल इसको 1000 का फ़ायदा हो रहा है। 1000 का फ़ायदा मतलब 0.5 मान लीजिए x संतरे बेचे गए इक्वल्स टू 1000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 दूनी 10 मतलब 2000 संतरे बेचे गए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है एक विक्रेता ने प्रत्येक वस्तु की बिक्री मूल्य को 5000 रुपये से घटाकर 4680 रुपये कर दिया, जिससे उसका नुकसान 4% बढ़ गया। यदि उसे 4% का लाभ प्राप्त करना है तो उस वस्तु की विक्रय मूल्य क्या होनी चाहिए। बिक्री मूल्य को 5000 रुपये से 4680 कर दिया, ठीक है, तो उसका नुकसान 4% बढ़ गया। अब मतलब इतने पे बेच रहा है 4680 पे बेच रहा है तो 4% नुकसान हो गया, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा पहले तो आप ये निकालिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी छोड़ देगा, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। अगले उधर से आएंगे तब क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हम लोग का टारगेट है कि 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मुख्य राशि का 20-25% है, 1 मिनट रुकिएगा। यदि 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मुख्य राशि का 25% है तो ब्याज मुख्य राशि के बराबर कब होगा। साधारण ब्याज कितनी है, साधारण ब्याज मुख्य राशि का 20, अगर मुख्य राशि P थी तो साधारण ब्याज अभी कितना है 25%, मतलब P/4 हो गया। तो देखिए P/4 इक्वल्स टू
आपको पता है साधारण ब्याज वाला ब्याज मूलधन P इंटू टाइम 5 वर्ष है, इंटू R हमें पता नहीं है, R/100 ये हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो R बराबर 5% है। ठीक है, मतलब तो ब्याज मुख्य राशि के बराबर कब होगा, तो ब्याज मुख्य राशि मतलब ब्याज भी P हो जाए, मुख्य राशि तो P है और T मुझे पता नहीं, T निकालना है, R 5% दिया हुआ है, 20 हो गया, 20 साल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 16 वर्षों में दुगनी हो जाती है। अगर एक राशि दुगनी हो जा रही है तो उसको ब्याज कितना मिल रहा है, जितना की राशि है, राशि अगर P है तो अभी 2P मिलेगा इसको, तो इसको फायदा कितना का हो गया P, तो P इक्वल्स टू मतलब ब्याज इक्वल्स टू P इंटू टी, टाइम तो पता है 16 वर्ष बोल रहा है, 16 वर्ष इंटू R हमको निकालना है बाई 100, यही है, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 तो R बराबर 6.25 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 76 रुपये है तो वह राशि कितनी थी। यदि एक राशि 3 वर्षों पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि के बीच का अंतर 76 रुपये है तो वो राशि कितनी थी। इसका भी एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वो मैं आपको अगले लेक्चर में, देखिए मैं आपके साथ ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको पहले कभी सॉल्व किया है, तो इसलिए जो एग्ज़ाम में आप प्रॉब्लम्स फेस करेंगे वही प्रॉब्लम मैं फेस करते हुए आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन टिपिकल है, इसका एक फार्मूला है, ये फार्मूला मैं आपको अगले वीडियोज़ में बता दूंगा कि इसका क्या फार्मूला है। फिलहाल इस क्वेश्चन को स्किप करते हो, बस वो फार्मूला लगाना है और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 62,500 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होता है, क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला। बस ये लगा दीजिए, P कितना है 62,500, 1 प्लस R कितना है आपका 10/100, इसका स्क्वायर माइनस 1, ये 10 हो गया, मतलब 11 हो जाएगा, 10 प्लस 1 11/10, तो 121 हो जाएगा, 500 यहाँ हो गया 121/10, मतलब 11/10 हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो 121/100 माइनस 1, तो ये ऊपर 100 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 21/100। ठीक, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, ये तो मतलब अब ये बहुत सिंपल है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसमें मैं क्या ही बताऊँ, इतना तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सिर्फ मुँह ज़बानी कैलकुलेट कर लीजिएगा। 25 दूनी 50 और 6 दूनी 12, 5 2 6 5 11 2 1 3 और 1 13,125 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1/6% के समतुल्य भिन्न क्या है, मतलब 1/6% के ये प्रतिशत है, तो मतलब 1/6 गुने 1/100, मतलब 1/600 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 25% का 40%, 25% का 40% का 2/7 2800 के बराबर का मान का 2800 के बराबर मान क्या होगा। 25% का 40% का मतलब 25% मतलब ये हो गया, का को ये लिख देंगे अब, 40% मतलब ये हो गया का 2/7 का 2800, यही क्वेश्चन है। ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 1 0 कट जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 80 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिसेस दीपा देवी अपनी तनख्वाह का 30% बचत करती है, यदि उन्हें प्रति माह 42,000 रुपये तनख्वाह मिलती है तो उसे मासिक खर्च कितना है। ठीक है, अपनी तनख्वाह का 30% बचत करती है तो ये खर्च कितना करती है 70%, ये तो सीधा सीधी है, तो 42,000 का 70% आपको निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। अब निकाल दीजिए, 2 0 तो बैठा ही दीजिए, 7 दूनी 14 और
7 चौक 28 और एक 29, 29,400। तो फ्रेंड्स इस तरह इस वीडियो में हमने टोटल 28 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके 3 क्वेश्चन छूट गए, ठीक है, 30 में 27 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं वो 3 क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या आपको सीखना है कि कैसे एग्ज़ाम में जल्दी सॉल्व करना है, तो आप मुझे टेक्स्ट कमेंट कर सकते हैं कि भाई मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का तरीका बताइए। तो मैं आपको बहुत बेसिक से वो लेक्चर कंप्लीट करके दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू।